नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम की इस सीरीज में अब हम पहुंच गए हैं इसके आखिरी पड़ाव पर। हमने कोशिश की बचत, फाइनेंशियल प्लानिंग, निवेश, म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार की बारीकियों को और उलझनों को आपको अपनी ही भाषा में समझाने की, और उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कामयाब ही रही होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक के जरिए भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, SMS के जरिए भी आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शंस की, और हमारे साथ बने हुए हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, हम बहुत सुनते हैं वायदा कारोबार के बारे में, वायदा बाजार के बारे में। होता क्या है अगर मैं आसान भाषा में समझना चाहूं तो? वायदा मीन्स सिंपल प्रॉमिस, राइट? और उसी तरह से ये बाजार काम करता है। एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस क्या है? बायर और सेलर की तरफ से एक प्रॉमिस है, और वो ये कहते हैं कि आज हम एक कोई भी सौदा कर रहे हैं आपस में, इस सौदे को एक फ्यूचर डेट में हम पर्टिकुलर प्राइस पर निपटाएंगे। ओके, ठीक है। समझिए, हमने एक ट्रेड किया आज इस फोन का कि मैं आपको ये फोन 40,000 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन हम सौदा आज कर रहे हैं, इसका सेटलमेंट करेंगे इस महीने के अंत में। ओके, ठीक है। अब इस महीने के अंत में अगर मैंने आपको ये 40,000 में फोन बेचा है और आपने 40 में खरीदा है, तो इस महीने के अंत में आपको फायदा कब होगा? जब इस फोन का मार्केट का दाम 40 से ज्यादा हो जाएगा, और मुझे फायदा तब होगा कि जब इससे कम हो। ठीक है। लेकिन सेम तो होने वाला नहीं है, बिल्कुल। या तो किसी को फायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। तो अब वो सौदा उस पर्टिकुलर डेट पर या अब से लेकर महीने के अंत तक बीच में कभी न कभी पूरा होना चाहिए जी। तो हम दोनों एक दूसरे को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। ओके। जब भी आप चाहे आप 40,000 में फोन खरीद सकते हैं इस महीने के अंत तक, जब भी मैं चाहूं मैं आपको बेच सकता हूं। ओके। ये इस तरह का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जो इसे आप समझने की भाषा में कह सकते हो। तो बेसिकली ट्रेड आज कर रहे हैं, फ्यूचर डेट में सेटल होगा। ओके। इसे कहते हैं वायदा कारोबार। ओके, लेकिन इसमें भी डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ऑप्शंस जैसी कई टर्म्स हम अक्सर सुनते रहते हैं रोजमर्रा के शेयर बाजार की भाषा में। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम पहला कदम के आखिरी पड़ाव में, और आखिरी पड़ाव में सबसे मुश्किल चीज कोई है अगर है स्टॉक मार्केट में, तो वायदा कारोबार है। ओके। क्योंकि वायदा कारोबार न टेक्निकल पर चलता है न फंडामेंटल पर चलता है, ये मैथमेटिक्स पर चलता है। पूरी तरह से डिमांड सप्लाई, किस तरह की पोजीशंस बनी है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, उसके लिहाज से प्राइस ऊपर और नीचे होती है। राइट। ओके। अब माफ कीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम ये कह रहे हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक एक महीने के लिए ट्रेड किए जाते हैं, तो जब आज आप ट्रेड कर रही है और ये कह रहे हैं कि हर महीने के अंत में, और इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में हम हिंदुस्तान में क्या करते हैं, हर महीने का आखिरी गुरुवार ये सेटलमेंट है। राइट। जिसे जनरली आम भाषा में हम वायदा कारोबार की एक्सपायरी बोलते हैं। राइट। तो अगर आज हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेड हम इस महीने के आखिरी गुरुवार के पहले तक सेटल करेंगे। ओके। या फिर अगली सीरीज में उसे रोल ओवर करना कहता है, जो यानी कि इस ट्रेड को हम अगली सीरीज में ले जाएंगे। तो ये वायदा कारोबार का सेटअप है। अब वायदा कारोबार में दो बड़े ये कहते हैं कि सेगमेंट्स हैं, एक है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करें उससे पहले एक चीज बताऊं, वायदा कारोबार है क्या? अल्टीमेटली जो इसे इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव शब्द बना है डिराइव से। राइट। डिराइव करना मतलब किसी चीज को निकालना, किसी का मतलब निकालना है। अब वो आप किसी चीज का मतलब कैसे निकालते हैं, उसके पीछे कुछ है। तो डेरिवेटिव्स किस चीज के होते हैं? वायदा कारोबार में ट्रेड किस चीज का होता है? कोई न कोई एसेट होनी चाहिए, कोई न कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसका आप ट्रेड कर सकें। जैसे कोई इंडेक्स, जैसे कोई शेयर, या कोई करेंसी, पाउंड, डॉलर, रुपी, या फिर आप क्रूड, कोई मेटल, किसी भी तरह की चीजें हो सकती है। तो वायदा कारोबार के ट्रेडिंग के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? कोई न कोई आपकी एसेट क्लास होनी चाहिए। ओके। अंडरलाइन सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, कि कोई सिक्योरिटी है तो ही उसका फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो।
अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसका फ्यूचर कैसे ट्रेड करेंगे? तो अगर मुझे फोन का फ्यूचर ट्रेड करना है तो फोन होना चाहिए, क्रूड का फ्यूचर ट्रेड करना है तो क्रूड होना चाहिए। इसी तरह से जब हम निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसके पीछे निफ्टी होना चाहिए। तो ये वायदा कारोबार की एक तरह से बेसिस होगी। अब मैं आता हूं फ्यूचर्स पर। फ्यूचर क्या है? सिंपल। फ्यूचर ज्यादा आसान है समझना भी और ट्रेड करना भी। इसमें सिंपल है, आप अगर आपके पास कैश मार्केट में आपको समझिए कोई शेयर खरीदना है, HDFC बैंक फर्ज करें, तो जो HDFC बैंक का प्राइस है समझिए 1200 रुपए दाम है, 100 शेयर आपको खरीदने हैं। आपके पास 1,20,000 रुपए हैं, आप 100 शेयर ले लीजिए और शेयर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको लंबे समय के लिए नहीं खरीदना है, कम पैसे लगाकर ट्रेडिंग करनी है, तो फ्यूचर्स आपके काम के हैं। कैसे? 1,20,000 रुपए की वैल्यू है, लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप ये कहते हैं कि अब से लेकर इस महीने के आखिरी गुरुवार तक ये मेरा ट्रेड है, इस दौरान मैं कभी भी ये ट्रेड बेच सकती हूँ। तो जब आज आप फ्यूचर खरीदेंगे तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए नहीं देना है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी। आपको एक पर्टिकुलर मार्जिन देना है, वो मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है, सबको पता होता है कितना देना है। तो समझिए मार्जिन आया 20%, तो आपको 20% पैसा दे देना है, बाकी 80% आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर रोज मार्क टू मार्केट प्रॉफिट और लॉस। अब मार्क टू मार्केट प्रॉफिट लॉस क्या होता है? समझिए आज आपने 1200 में खरीदा और आज की क्लोजिंग 1220 रुपए हुई, तो 20 रुपए का आपको फायदा मिल जाएगा 100 शेयर पे, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर नुकसान हुआ तो अगले दिन आपको वो 20 रुपए का जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और जब तक आपका वो ट्रेड खुला है या जब आखिरी दिन ट्रेड खत्म हो जाए या उससे पहले जब भी आप खत्म कर लें, तब तक जो भी उसका डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पे करना है, और अगर क्रेडिट होगी तो आपको मिलेगा। तो इस तरह से फ्यूचर काम करता है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन है ही, इसलिए एक्चुअली मार्केट का मजा है इसी में। ये चीज है बड़ी मुश्किल, लेकिन एक बार जब आपको फ्यूचर्स ऑप्शन समझ में आ जाते हैं ना, तो कविता फिर ये फंडामेंटल्स कम, टेक्निकल कम और मैथमेटिक्स ज्यादा है, साथ ही आपका अनुभव भी। हाँ, तो उसमें आपको मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना, तो वायदा कारोबार के जो आंकड़े बड़े कारगर होते हैं। कहाँ पोजीशंस बनी है, किन लेवल्स पर बनी है। अब ऑप्शंस में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम फ्यूचर की बात करें तो कौन से फ्यूचर्स में बनी है, कौन से, अच्छा फ्यूचर्स भी अलग अलग होते हैं, इंडेक्स के हो सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स के हो सकते हैं। जनरली हम जो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्यूचर क्या है? निफ्टी फ्यूचर, राइट, ठीक है। अच्छा फ्यूचर जनरली जो कैश मार्केट का प्राइस है, स्पॉट प्राइस जिसे कहते हैं, उससे कुछ प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। क्यों? कि जो मैंने कहा कि आपको कम मार्जिन देना है और बड़ी पोजीशन बनानी है। तो समझिए आप 1,20,000 के HDFC बैंक खरीद रहे हैं और आप मार्जिन दे रहे हैं 24,000, तो बाकी 96,000 की कोई तो फाइनेंसिंग कर रहा है, राइट। तो वो उसकी ब्याज की कैलकुलेशन उसमें आ जाती है। इस वजह से जब आप फ्यूचर खरीदते हो तो कैश मार्केट के मुकाबले में थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अनुभवी लोगों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है जी, और काफी हद तक फंड्स वालों के लिए, हेजिंग के लिहाज से भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर ना ही फंडामेंटल की जरूरत है और ना ही टेक्निकल की जरूरत है, लेकिन आपकी अगर मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है और साथ ही अगर थोड़ा सा अनुभव है तो आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स में। लेकिन ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या है इसका अर्थ और कैसे फायदा कमाया जा सकता है, ये समझेंगे इस ब्रेक के बाद। पहला कदम में आज हमारा फोकस है वायदा बाजार पे, जिसकी बारीकी आपको हम समझा रहे हैं। अब तक हमने आपको बताया कि फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन अब समझते हैं अनिल जी से कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है और इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है। जैसा कि नाम है ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या है कि मेरी मर्जी है, करूं या ना करूं, राइट, है ना। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जो ऑप्शन होते हैं वो मेरी मर्जी है, कोई ट्रेड करूं या ना करूं, ठीक है। एक तरह से मेरे पास राइट है। अब राइट किस तरह का होता है? राइट इस तरह का है कि मैं आपके साथ कोई ट्रेड कर रहा हूं आज, और मैं आपसे ये ऑप्शन मांगू कि मेरी मर्जी होगी तो मैं आपसे ये शेयर खरीदूंगा, ओके, मेरी मर्जी होगी तो खरीदूंगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं खरीदूंगा। एक स्पेसिफाइड पीरियड है जी, कि इस महीने के अंत तक समझने के लिए, हाँ, ठीक है। मैं आपको ये कहूं कि मुझे L&T का शेयर पसंद है, कविता जी मैं आपसे L&T का शेयर खरीदना चाहता हूँ, ओके, 1200 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं मूड बना रहा हूँ, आज लूं, कल लूं, इस महीने में कभी भी लूंगा और लूंगा 1200 रुपए में,
अच्छा, प्राइस फिक्स्ड है? प्राइस फिक्स कर ली, ओके। टाइम भी फिक्स कर लिया, ओके। शेयर भी फिक्स कर लिया, क्वांटिटी भी फिक्स कर ली। लेकिन लेना कब है ये मेरी मर्जी है। ओके। अच्छा, अब मेरी मर्जी है और मैंने आपसे ऑप्शन मांग लिया, आपने ऑप्शन दिया, तो मेरे पास तो राइट है। अच्छा, कि मैं कभी भी ले सकता हूँ। राइट। आपके पास, आपको ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपने मेरे से ये ट्रेड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपको देना पड़ेगा। तो अब आप ऐसे ही तो कभी ऑब्लिगेशन में नहीं आएंगी, आपको भी कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तभी तो आप ये ऑप्शन मुझे देंगी। राइट। तो ऑप्शन में ये होता है, एक ऑप्शन बायर होता है, दूसरा ऑप्शन सेलर होता है। तो इस केस में मैं बायर हो गया, आप सेलर हो गई। तो मैंने सब चीजें आपसे मांग ली। राइट। जब मर्जी आए, जितनी क्वांटिटी, जो प्राइस, खरीदूंगा इस प्राइस पर, ठीक है। आपको क्या मिला? आपके पास तो ऑब्लिगेशन ही ऑब्लिगेशन है। तो ऑप्शन में जब ट्रेडिंग होती है तो जो ऑप्शन बायर होता है वो सारे राइट लेता है और ऑप्शन सेलर को एक ही चीज मिलती है खाली, और उसे कहते हैं कि प्रीमियम। ओके। यानी कि आप जो ये सारे राइट्स दे रही है सामने वाले को, उसके बदले में आपको एक प्राइस मिलती है। ओके। अब उस प्राइस की कैलकुलेशन करने के बड़े लंबे चौड़े फॉर्मूले है, किस तरह से आती है, वो हम आगे बाद में एपिसोड्स में बात कराएंगे। लेकिन अल्टीमेटली चीज ये है कि एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है, और ऑप्शन बायर पूरे ये राइट्स रखता है। एक चीज बता दूं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ऑप्शन बायर बनना चाहिए। हाँ। सारे राइट्स हैं, ये है, वो है, लेकिन हर राइट लेने के लिए कुछ न कुछ प्राइस देना होता है। एग्जैक्टली। और वो प्राइस इतनी सस्ती नहीं होती। और जनरली मैं बताऊं कि अगर साल में 12 सीरीज है, तो 12 सीरीज में 9 या 10 सीरीज में ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं। अच्छा। ऑप्शन बायर के बजाय। अच्छा। तो ऑप्शन सेलर बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, समझते हैं मार्केट को, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, कौन सा ऑप्शन कब कैसे बेचना है। अगर बेच दिया, गलत हो भी गए, तो उन्हें लॉस को कवर करना आता है। इसलिए जो लोग नए नए होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं वायदा कारोबार को, वो ऑप्शन में खरीदारी करके ट्रेड करते हैं। अच्छा, और जो पहले से बड़े मजे में खिलाड़ी है, वो ऑप्शन बेचकर कमाई करते हैं। अच्छा। थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल है, इतना आसान नहीं समझना, हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ऑप्शन ये है कि आपके पास एक राइट है, चाहे तो आप राइट खरीद लें, चाहे तो आप वो राइट बेच दें। बिल्कुल, बहुत बारीकियां हैं इसकी, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे। लेकिन फिर से लौटते हैं फ्यूचर्स पर। हमने सुना है अक्सर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। इसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? देखिए, पैसा कमाने का फॉर्मूला सिंपल है, मार्केट में एक ही है। आप कम प्राइस में खरीदेंगे, ज्यादा प्राइस में बेचेंगे तो पैसा बनेगा। हाँ, सिंपल, मुनाफा तभी होगा। फर्क एक ही है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में आपको पहले बेचने का भी ऑप्शन है। भाई, स्टॉक में आप क्या करेंगे? मार्केट में तो पहले आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास शेयर नहीं है तो शॉर्ट कैसे करेंगे, पहले कैसे बेचेंगे। लेकिन फ्यूचर्स में ये बड़ी खूबसूरती है कि आपके पास शेयर नहीं है और आपको लगता है कि ये शेयर नीचे जाएगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से या मेरे अनुमान के हिसाब से, तो आप बेच सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बट अल्टीमेटली पैसा तो तभी बनेगा जब आपका व्यू सही हो। हाँ। एक चीज समझ लीजिए, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, तमाम कितने भी फॉर्मूले लगा लें आप स्टॉक मार्केट में, अल्टीमेटली पैसा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बनता है, वो है कि किसी स्टॉक पर, बाजार पर, किसी इंडेक्स पर आपका व्यू सही है। ओके। अगर आप सोचें बाजार नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा, स्टॉक नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। अगर आप सोचें ऊपर जाएगा, खरीद रहे और ऊपर जाता है तो पैसा बनेगा। अदरवाइज बाजार की चाल के विपरीत सोचकर आप पैसा बनाने की सोचे तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांस है, जिसमें बड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा पैसा बन जाए, एक अलग बात है। हाँ। लिमिटेड रिस्क में। बट अदरवाइज जनरली आपका पैसा तभी बनता है जब आपका व्यू सही हो। तो अब सवाल इंडेक्स फ्यूचर्स का है। इंडेक्स फ्यूचर्स क्या है? आपके लिए दो पॉपुलर इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। राइट। वैसे सेंसेक्स इतना पुराना है, ज्यादा पॉपुलर, लेकिन ट्रेडिंग निफ्टी में ज्यादा होती है। अच्छा, दोनों के फ्यूचर्स हैं और दोनों के फ्यूचर्स अपनी जो स्पॉट की प्राइस है, समझिए निफ्टी 8,600 पर ट्रेड कर रहा है। सीरीज की शुरुआत में आपको 40-50 पॉइंट प्रीमियम में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यानी कि निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 8,640, 8,650 टाइप्स। राइट। जैसे जैसे सीरीज खत्म होने आती है, और खूबसूरती क्या है कि सीरीज के आखिरी दिन, जो कि हर महीने का आखिरी गुरुवार होता है, उस दिन 3:30 बजे जब बाजार बंद होते हैं तो फ्यूचर्स का और स्पॉट का दाम एक होता है। ओके। क्योंकि देखिए, अब जैसे आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करें, हमने फ्यूचर्स की बात की, हमने फ्यूचर्स क्या है, मैं खरीद रहा हूं, आप बेच रही हैं। राइट। हमको 1 महीने के भीतर सेटल करना है। जी। अब अगर 1 महीने के अंत में हम ये कहें कि सेटल करना है, तो सेटल करेंगे कैसे? भाव के फर्क से ही सेटल होगा।
तो ऐसे में उस फ्यूचर का दाम मंथ के एंड में कैश और फ्यूचर का सेम हो जाता है, लेकिन जिस प्राइस पर आपने ट्रेड किया है उसका डिफरेंस आपको लेना या देना है, क्योंकि इंडेक्स की डिलीवरी नहीं हो सकती, स्टॉक की डिलीवरी हो सकती है। यहाँ दर्शकों को बता दूं कि कई सारे मार्केट्स, डेवलप मार्केट ऐसे हैं जहां पर स्टॉक फ्यूचर्स डिलीवरी सेटल होते हैं। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ ये है कि महीने के आखिरी दिन जो क्लोजिंग प्राइस है, आखिरी गुरुवार को, उस क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर आपको कैश में ही सेटल करना होता है। ओके। जब मार्केट थोड़े और डेवलप हो जाएंगे, थोड़े और डीप हो जाएंगे, तो काफी लोग मांग भी करते हैं कि अगर मेरे पास शेयर है और मैंने बेच दिया और भाव बढ़ गया तो मुझे महीने के अंत में नुकसान बुक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके बजाय अगर मैं शेयर ही दे दूं, मेरी डिलीवरी दे दूं, तो क्या। लेकिन फिलहाल वो सिस्टम नहीं है, होगा। लेकिन वो सिस्टम हो किस में सकता है? सिर्फ स्टॉक्स में। राइट। इंडेक्स में तो होगा नहीं। तो इंडेक्स तो कैश सेटल ही होते हैं। तो महीने के आखिरी दिन आपके इंडेक्स को कैश सेटल करना जरूरी है। तो ये इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करने का तरीका। अब लोग इंडेक्स फ्यूचर में क्यों ट्रेड करते हैं? एग्जैक्टली। और किस तरह की महारत आपके पास होनी चाहिए इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए? कोई महारत नहीं चाहिए, सिंपल। आपका व्यू मार्केट पर परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, जा रहा है, तो आप इंडेक्स फ्यूचर खरीद लीजिए, सिंपल। आपको लगता है नीचे जाना है, नीचे जा रहा है, तो बेच दीजिए, सिंपल। मतलब यहाँ पर भी क्लियर मैथमेटिक्स है, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई टेक्निकल नहीं। इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल्स काम आते हैं। कैसे? कि आप इंडेक्स का डायरेक्शन लेने के लिए कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो काम आता है। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं आएंगे, फंडामेंटल्स भी काम आते हैं। कि समझिए जीएसटी बिल पास हुआ तो आप ये कहेंगे ना कि मार्केट के लिए एक अच्छी चीज है, तो फंडामेंटल्स अपनी जगह। लेकिन अल्टीमेटली वायदा कारोबार को जब आप एनालाइज करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का बड़ा योगदान है। मतलब किस तरह की पोजीशंस बनी है, किन लेवल्स पर बनी है, स्टॉक्स में कितनी बनी है। मतलब हम वायदा कारोबार में आराम से पहला कदम के 10 एपिसोड कर सकते हैं। इतना कुछ है समझने के लिए, इतना कुछ है एक्चुअली। और मतलब और इसमें समझने और समझाने के लिए दोनों काफी कुछ है। चूंकि ये हम आखिरी एपिसोड कर रहे हैं तो थोड़ा मैं इसीलिए ब्रॉडली बेसिक बातें बता रहा हूं। तो अब इंडेक्स फ्यूचर्स में ये है, मेरे लिए एक चीज मुश्किल हो सकती है कि समझिए मुझे एलएनटी के स्टॉक की चाल देखनी है। तो अब एलएनटी का स्टॉक किसी भी दिन एलएनटी के स्टॉक में अगर कोई खबर आ गई, ऊपर नीचे हो सकता है। राइट। वो मुझे नहीं पता कब आएगी। किसी बड़े एफआई ब्रोकरेज ने बाय या सेल रिपोर्ट निकाल दी तो ऊपर नीचे हो सकता है। राइट। किसी दिन एलएनटी जिस सेक्टर में काम करता है, समझिए कैपिटल गुड सेक्टर में, उसमें कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव खबर आ गई तो स्टॉक ऊपर नीचे हो जाएगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बदली इनके कारोबार से रिलेटेड तब हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हो सकता है जी। राइट। इसके अलावा कोई बड़ा फंड खरीदने या बेचने आ गया तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने के लिए स्टॉक स्पेसिफिक कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडली मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा ये समझना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। मैं कह रहा हूं आसान है, ऐसा नहीं कि समझना मतलब समझ ही जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं, बजाय किसी एलएनटी को समझने के, बजाय किसी एचडीएफसी बैंक को समझने के, मैं निफ्टी को ज्यादा आसानी से समझ सकता हूं। बिल्कुल। या सेंसेक्स को ज्यादा आसानी से समझ सकता हूं। राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा कि मुझे वो 50 स्टॉक से बनी है निफ्टी। सेंसेक्स 30 स्टॉक से बना है। निफ्टी में अब 51 हो गए टाटा मोटर्स की डीवीआर के बाद, बट इन जनरल 50 हम मान कर चले। तो 50 स्टॉक में मुझे एक स्टॉक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है, 50 स्टॉक मिलके किस तरफ ले जा रहा है, ट्रैक करना आसान है। एग्जैक्टली। तो फिर क्या सिंपल है, निफ्टी में ट्रेड किया जाए। तो पहला रीजन ये कि इंडेक्स फ्यूचर में क्यों ट्रेड करना चाहिए। दूसरा रीजन इंडेक्स फ्यूचर में क्यों ट्रेड करना चाहिए, आपने देखा होगा कई सारे स्टॉक जिस दिन रिजल्ट आए, अगर इन्फोसिस समझिए, रिजल्ट के दिन 10% या 15% बढ़ना घटना आसान है। राइट। होता है, कई बार होता है। कई सारे स्टॉक 8-8, 10% ऊपर नीचे। लेकिन पिछली बार सेंसेक्स किस दिन या निफ्टी किस दिन 10% ऊपर या नीचे हुआ था? हार्डली। 2-4 सालों में एक आध बार ऐसा होता है, 5 सालों में जी। राइट। तो फिर क्या अच्छा है, फिर में निफ्टी में मूवमेंट कम है, वॉलेटिलिटी कम है, उतार चढ़ाव कम है। ये दूसरा कारण है कि लोग इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो पहला तो ये कि बाजार का मूवमेंट का अंदाजा लगाना आसान है, दूसरा उतार चढ़ाव कम है, और तीसरा कारण जो बड़ा है, आप वायदा कारोबार में या फ्यूचर्स में ट्रेड क्यों करते हैं? कम पैसे में ज्यादा ट्रेड करना है। बिल्कुल। क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ छोटा मार्जिन देना है। अब निफ्टी में एक बड़ा आराम है एक और
कि मुश्किल से 7-8% का मार्जिन होता है। अगर आप 1 लाख रुपए की निफ्टी खरीदना चाहते हैं, 7-8% मार्जिन दे दीजिए, 10% मैक्सिमम जी, आपका काम हो गया। मार्जिन बहुत कम है। तो ये 3 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडेक्स फ्यूचर्स बड़े पॉपुलर है। और अब इंडेक्स फ्यूचर्स न सिर्फ निफ्टी के हैं, सेंसेक्स के भी हैं जो बीएसई पर ट्रेड होता है। निफ्टी पे बैंक निफ्टी भी इंडेक्स फ्यूचर। बैंक निफ्टी में तो आपको पता है इतना भयंकर वॉल्यूम होता है। बिल्कुल। S&P IT इंडेक्स, निफ्टी का IT इंडेक्स है, वो ट्रेड होता है। तो अलग अलग इंडेक्स हैं जो ट्रेड होते हैं। ज्यादा ट्रेड होने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और IT इंडेक्स है। ओके। तो ओवरऑल अगर आपको ये नहीं समझ में आता है इन्फोसिस किधर जाएगा, आपको ये नहीं समझ में आता है HCL टेक किधर जाएगा, आप IT इंडेक्स में ट्रेड कर लीजिए कंपोजिट। आपको ये नहीं समझ में आता है ICICI बैंक ऊपर जा रहा है, SBI नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल, ये है इंडेक्स फ्यूचर्स की खूबसूरती। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में आप कैसे कमा सकते हैं, इस पर तो हमने आपको तमाम गुरु मंत्र दे दिए हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड की जाती है और ओवरऑल वायदा बाजार में कैसे कमाया जा सकता है और किन किन कारणों से आपको नुकसान भी हो सकता है, इस पर करेंगे बात विस्तार से इस ब्रेक के बाद। पहला कदम में हम आ गए हैं हमारे आखिरी पड़ाव पे, जहां पे हम आपको आज वायदा कारोबार में कैसे ट्रेड किया जाता है उस पर गुरु मंत्र दे रहे हैं। अब तक हमने इंडेक्स फ्यूचर्स पे चर्चा की है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की क्या बारीकियां हैं जानते हैं अनिल सिंघवी से। अनिल जी बताइए, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स को अगर मुझे आसानी से समझना है और साथ ही दर्शकों को ट्रेड करना है तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली स्टॉक फ्यूचर समझना वैसे आसान है। ओके। बड़ा मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि सिंपल है। जो स्टॉक आप कैश मार्केट में, कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं उसी का फ्यूचर है। अच्छा, एक ही बात इसमें यह है कि ऐसा नहीं कि हर कैश मार्केट का स्टॉक फ्यूचर्स में मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना। फ्यूचर्स की एक लिस्ट है जो एक्सचेंज जारी करता है। अच्छा। जिसे अप्रूव किया जाता है सेबी के द्वारा। ओके। और सेबी का एक क्राइटेरिया है। हाँ, राइट। कि कोई भी स्टॉक, सर्टेन क्राइटेरिया कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, इतना डेली वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, उनके क्राइटेरिया। उन क्राइटेरिया में जब वो स्टॉक फिट होता है, कुछ महीनों तक वो देखते हैं, उसके बाद वो उसको स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में, वायदा कारोबार में बेसिकली F&O सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, करीबन 250 शेयर इन सब फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। अब फ्यूचर्स में कोई क्यों ट्रेड करता है? 2 तरह के लोग हैं। एक तो है एक आम ट्रेडर, जिसे कम पैसे में ज्यादा पोजीशन बनानी है। राइट। पैसे कम है लेकिन ट्रेडिंग करके मुनाफा लेना है। हाँ। तो वो फ्यूचर्स में खरीदेगा या बेचेगा। या जिसका व्यू है कि नहीं स्टॉक नीचे जाना चाहिए, उसको बेचना है, शेयर नहीं है जी, वो आकर बेचेगा। हाँ। अगर मुझे लगता है कि इन्फोसिस के रिजल्ट खराब आएंगे और मुझे इन्फोसिस शॉर्ट करना है, मंदी करनी है, बेचना है जी, तो क्या तरीका है? इन्फोसिस तो है नहीं, तो आप वायदा कारोबार में आकर स्टॉक फ्यूचर्स बेच सकते हैं। बिल्कुल। ये तो ट्रेडर्स की बात होगी। अब दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वायदा कारोबार में और खासतौर से स्टॉक फ्यूचर्स में, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो है बड़े इन्वेस्टर। बड़े इन्वेस्टर से मेरा मतलब क्या है? FIs और डोमेस्टिक फंड। राइट। FIs की एक खास बात है, वो कैश मार्केट में या तो डिलीवरी के लिहाज से बड़ा स्टॉक खरीद लेंगी। समझिए आपके फंड के पास कोई स्टॉक 25-50 लाख शेयर है, आपको बेचना है, किसी दूसरे को खरीदना है, तब तो आमने सामने डील हो गई, इजीली हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको खरीदना है स्टॉक फ्यूचर्स में, वो स्टॉक ट्रेड करता है, तो होता क्या है कि स्टॉक फ्यूचर्स में लिक्विडिटी ज्यादा है। ओके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैश मार्केट में आप कितने शेयर खरीद सकते हैं? मिनिमम 1 शेयर। 1 शेयर का मार्केट लॉट हो, 1 इन्फोसिस खरीद बेच सकते हैं। लेकिन जब फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, हर एक का एक लॉट होता है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया, लॉट क्या चीज है? हाँ। लॉट साइज जिसे कहते हैं, इंडेक्स हुआ, स्टॉक हुआ, वो एक पर्टिकुलर लॉट में ट्रेड होते हैं। वो एक शेयर ट्रेड नहीं होता। और फिर लॉट में कितने शेयर होते हैं? डिपेंड करता है। 25 शेयर का निफ्टी का लॉट हो सकता है, 50 शेयर का हो सकता है, किसी भी स्टॉक का 1200 शेयर का हो सकता है, कुछ छोटी प्राइस के स्टॉक है तो 50,000 शेयर का भी एक लॉट होता है। तो खरीदना आपको पूरा एक लॉट ही एक लॉट करेगा। लॉट साइज का फॉर्मूला क्या है? जनरली सेबी जो तमाम शेयर है उनके लॉट साइज, लॉट की वैल्यू 5 लाख के करीब रखने की कोशिश करती है। ओके। तो जब वो रीसेटिंग की जाती है तो लॉट की साइज 5 लाख है। फिर अब भाव तो रोज बदलता है, बिल्कुल, है ना। तो हो सकता है कुछ शेयरों के भाव बढ़ जाए
तो लॉट की साइज 8 लाख 10 लाख भी पहुंच जाए और कुछ ही घट के 2 लाख 3 लाख भी हो जाए, तो थोड़े थोड़े टाइम में रीबैलेंसिंग होती रहती है। लेकिन स्टैंडर्ड 5 लाख है, स्टैंडर्ड 5 लाख के आसपास। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसका मतलब ये कि आप स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आप ये मानकर चलें ब्रॉडली अपने दिमाग में कि 5 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू का होगा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। अब एफआईज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं वहां पर? बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ आप 5 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे या बेचे कैश मार्केट में, वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी कम है, खरीदने बेचने में ज्यादा वो क्या कहते हैं आपको इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाती है। वहीं एफएनओ स्पेस में आप करें तो एक ही लॉट में आपका वॉल्यूम हो जाता है। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टर स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदना बेचना पसंद करते हैं। तो दोनों का अपना अपना व्यू है जी। एक को लिक्विडिटी आसानी से मिल जाती है और दूसरे को ट्रेडिंग करनी है। तो दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और दोनों मिलकर वायदा कारोबार में लिक्विडिटी लाते हैं। बिल्कुल। वैसे तो ये पूरे वायदा कारोबार में ट्रेडिंग का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे कि हमने ऑप्शन पे चर्चा की है, ऑप्शन में किस तरह से ट्रेडिंग होती है इसकी भी अगर हम बेसिक जानकारी दर्शकों को दे दें। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की। ऑप्शन वैसे समझना थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए है कि पहले तो ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन है, वो समझना जरूरी है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया कि एक बायर है, दूसरा सेलर है। बायर एक राइट खरीद रहा है जी, और सेलर एक राइट बेच रहा है। तो जो बायर राइट खरीद रहा है उसकी कॉस्ट क्या है? प्रीमियम, उसको प्रीमियम देनी है। सेलर को क्या मिल रहा है? राइट बेचने के एवज में प्रीमियम। ठीक है, तो अल्टीमेटली गेम सारा पूरा प्रीमियम के आसपास है। बिल्कुल। तो ऑप्शन में होता क्या है? ऑप्शन में ट्रेडिंग प्रीमियम की होती है। ओके। अब निफ्टी 8,600 है, अगर आप निफ्टी का फ्यूचर खरीदेंगे बेचेंगे तो 8,625, 8,650 ये दाम चलते हैं फ्यूचर्स में, थोड़ा स्पॉट प्राइस से ऊपर ट्रेड होता है, राइट। लेकिन ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ प्रीमियम ट्रेड होती। कैसे? 8,600 का ऑप्शन। अब 8,600 की स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन 8,600 का ऑप्शन। ओके। अब ऑप्शन में भी दो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अच्छा। लेकिन जो ऑप्शन है उसकी प्रीमियम यानी कि 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए, सिर्फ उतना ही ट्रेड होता है, नहीं कि पूरा 8,600। अच्छा। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है? हाँ, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसके बेसिस पर किसी ऑप्शन की प्रीमियम निकाली जाती है। ओके। तो वो कैसे डिराइव किया जाता है? हाँ, उसके दो सी। अब मैं आपको एक फिर एग्जांपल बताता हूं। निफ्टी आज 8,600 पर ट्रेड कर रहा है। मैं आपसे एक राइट मांगता हूं कि इस महीने के आखिरी गुरुवार तक मैं आपसे किसी भी वक्त 100 निफ्टी खरीदूंगा। ओके। 8,600 के दाम पर। ओके। और आपको बेचने पड़ेंगे। मैं राइट मांग रहा हूं, आपका ऑब्लिगेशन है जी। और इस राइट को मैं खरीदने का राइट मांग रहा हूं, इस राइट को कहते हैं कॉल ऑप्शन। ओके। खरीदने का अधिकार। ओके। मैं कॉल कर रहा हूं आपको, कविता जी निफ्टी बेचिए जी, ठीक है। उसके बदले में मैं जो आपको प्राइस दूंगा वो प्रीमियम है। फर्ज करें मैंने 100 रुपए की प्रीमियम आपको दी, 100 पॉइंट, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, मैं आपसे कब खरीदूंगा? अब से लेकर इस महीने के अंत तक, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 8,600 में कभी भी आपसे खरीद सकता हूं, तो मैं आपसे खरीदूंगा कब? जब निफ्टी 8,600 के ऊपर निकल जाए। क्योंकि अगर यही निफ्टी मैं बाजार में जाके खरीदूं, समझिए निफ्टी का भाव 8,700 है, निफ्टी का भाव 8,800 है, तो मैं वहां से नहीं खरीदूंगा, आपसे मांगूंगा। और आपने चूंकि वादा किया कि आप बेचेंगी, आपने ऑप्शन बेचा है तो आपको देना पड़ेगा। यही भाव अगर 8,300 हो जाए तो मैं क्यों लूंगा आपसे? मैं बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे नीचे मिल रहा है। तो जो प्रीमियम मैंने आपको दी है वो प्रीमियम मेरी खत्म। राइट। और अगर निफ्टी का भाव बढ़ गया तो मैं जब आपसे आके मांगूंगा तो आपको बेचना पड़ेगा, तो मुझे फायदा होगा। इसको कॉल ऑप्शन कहते हैं। ओके। दूसरा ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी वही है, बात वही है, आप राइट मांग रहे हैं। जैसे कॉल ऑप्शन में आप राइट मांगते हैं खरीदारी करने का, पुट ऑप्शन में राइट मांगते हैं बिकवाली करने का। ओके, ठीक है। अब सिंपल मैं एग्जांपल वैसे ही समझाता हूं। 8,600 का निफ्टी है, मैं 8,600 के निफ्टी पे मैं आपको बेचने का राइट मांग रहा हूं।
कि अब से लेकर इस महीने के आखिरी गुरुवार तक मैं कभी भी जब चाहूं आपको 8,600 में निफ्टी बेच सकता हूं। और आप कहते ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं वो राइट मांग रहा हूं, यानी मैं एक पुट ऑप्शन खरीद रहा हूं, इसे कहते हैं पुट ऑप्शन। इसके बदले में मुझे आपको कुछ प्रीमियम देनी होगी, राइट। फर्ज करें 125 रुपए की प्रीमियम है, ठीक है, तो आपकी कमाई तो 125 रुपए की हो गई फिक्स मैक्सिमम। मेरे पास 125 रुपए में एक राइट आ गया कि मैं आपको निफ्टी बेच सकता हूं। मैं आपको निफ्टी कब बेचूंगा, जब निफ्टी नीचे गिर जाए, राइट। अब से लेकर इस ताकि मुनाफा हो, हाँ, कि भाई मैं आपको 8,600 में बेच रहा हूँ, हाँ। अगर निफ्टी 8,800 में मार्केट में बिक रहा है तो मैं आपको क्यों बेचूंगा, सीरियसली। लेकिन निफ्टी का भाव घटकर 8,200 आ गया तो मैं बोलूंगा कविता जी आपने कहा था 8,600 में लेंगे, 8,600 में लेंगे, राइट। आपको लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ मैंने उसके लिए आपसे प्रीमियम लिया, 125 पॉइंट की मेरी जिम्मेदारी है, तो आप 8,600 में खरीदेंगे, ये मेरा राइट है। अब ये तो हम आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तब आपको ये थोड़ी पता कि आपके सामने कौन है, हाँ। आप किससे खरीदें किससे बेचें। बट जो भी बायर सेलर हैं उनके बीच में बेसिक ट्रेड ये है कि एक जो ऑप्शन बायर है, चाहे वो पुट ऑप्शन का हो या चाहे कॉल ऑप्शन का हो, बायर सारे हक मांग रहा है, हक के बदले में एक प्रीमियम दे रहा है, ओके। सेलर कह रहा है कि मैं सारे आपको जो हक चाहिए, सब दे दूं, जो ऑप्शन चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बदले में मुझे कुछ प्रीमियम दे दीजिए। तो आप और मैं किस चीज के लिए बार्गेन कर रहे हैं, प्रीमियम के लिए। तो वो प्रीमियम ट्रेड होती है ऑप्शंस में, ओके। अब प्रीमियम हर अलग अलग प्राइस की अलग अलग हो सकती है। निफ्टी के 8,600 की प्रीमियम अलग होगी, 8,700 की स्ट्राइक प्राइस का। अच्छा, इसमें स्ट्राइक प्राइस भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि मेरा मन आया मैं तो 8,612 की प्रीमियम पे स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं। तो निफ्टी में कैसा है, 8,600, 8,650 और 50 पॉइंट पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन पुट और कॉल खरीदे और बेचे जाते हैं, ओके ओके। यहाँ पर हमने थोड़ी और बारीकी समझ ली है वायदा कारोबार की, लेकिन चलिए नुकसान से कैसे आप बच सकते हैं इसमें ट्रेड करने पर, इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। पहला कदम में हम चर्चा कर रहे हैं वायदा कारोबार की और कैसे इस पूरे ट्रेड में आप नुकसान से बच सकते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर आप बन सकते हैं, क्या क्या बातों को ख्याल में रखकर, इसी पर करते हैं विस्तार से बात। अनिल जी, मुझे बताइए कि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वायदा कारोबार को समझना, हमने काफी ब्रेक डाउन किया है, बहुत बारीकी से समझाया है दर्शकों को, लेकिन फिर भी नुकसान यहाँ पर होने से हमें कैसे बचना चाहिए, वो कौन कौन से पैतरे हमें अपनाने चाहिए, कौन कौन से गुरु मंत्र आप देंगे एज ए मार्केट एक्सपर्ट? देखिए, नुकसान से बचने का एक ही तरीका है, चाहे वो वायदा कारोबार हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कैश मार्केट हो या लाइफ में कुछ भी और चीज, और वो है ज्ञान। बिल्कुल, नॉलेज। अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है। वायदा कारोबार में भी कुछ अलग नहीं है, जितना आपको नॉलेज बनेगी उतना आप नुकसान से बचेंगे। और नॉलेज का एक ही तरीका है, ज्ञान का एक ही तरीका, पढ़ ले लिख ले सब कुछ अपनी जगह है, अनुभव। देखिए, तैरना बुक पढ़ के आप तैरना नहीं सीख सकते ना, अल्टीमेटली आपको स्विमिंग पूल में उतरना ही होगा, तब जाके आप सीखेंगे। बाकी मतलब ऐसे हाथ चलाना, ऐसे पैर चलाना, वो नहीं होता। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे ना, तब तक नहीं सीखेंगे। और ये भी यहाँ भी ऐसा ही है, पानी में उतरना पड़ता है और उसके बाद जो समझ आती है। और देखो, मुफ्त में ज्ञान मिलता नहीं है, और वायदा कारोबार में तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो वायदा कारोबार मतलब हो गई, आप मान के चलिए। और यही वजह कि जब वायदा कारोबार में आप ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं ना ब्रोकर के साथ, तो सेबी है ना इतना बड़ा एग्रीमेंट का पेपर देती है, मेरे ख्याल से 25-50 पेज का होता होगा, जिसमें वो स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये पढ़ना, साइन करना जरूरी है। वो अलग बात है, हम वो टर्म्स कंडीशन में हमेशा टिक मार के एग्रीड करके साइन करें, कोई पढ़ता है, साइन कीजिए तो कभी लाइफ में किसी भी चीज में आप कोई भी करें, कौन पढ़ता है। बट दिक्कत ये है कि ये वाकई में काफी रिस्की चीज है, और रिस्की चीज है इसलिए जानबूझ के इसको एक जो साइन करवाया जाता है उसको RDD कहते हैं, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। कि मैं जब वायदा कारोबार में ट्रेड कर रहा हूं तो मैंने समझ लिया है कि इसमें क्या क्या रिस्क है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है, ये तो हमने बता दिया कि देखिए रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्यों है? आज अगर आप शेयर खरीद रही हैं, डिलीवरी ले रही हैं, अपने बैंक अकाउंट से पैसा दे रही हैं और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ रहा है, तो आपको पता है आपकी रिस्क क्या है। एग्जैक्टली। आपने जितना शेयर का भाव क्या हो जाएगा, जीरो।
राइट। तो आपकी रिस्क आपको पता है मैक्सिमम बहुत ही खराब हुआ तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको पता है जीरो रिस्क है। लेकिन वायदा कारोबार में जीरो रिस्क नहीं है, ओके, अनलिमिटेड रिस्क है। और स्पेशली अनलिमिटेड रिस्क किसके लिए, शॉर्ट सेलिंग करने वाले के लिए, मंदी करने वाले के लिए। समझिए एक शेयर है 100 रुपए का, वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स, आपने तेजी की, स्टॉक फ्यूचर खरीदा, आपको मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, 100 रुपए का। 100 रुपए का स्टॉक जीरो ही हो सकता है ना, जनरली जीरो होता नहीं है वायदा कारोबार के स्टॉक, बिल्कुल कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये आपने तेजी में के 100 का नुकसान है मैक्सिमम। मंदी करेंगे कितना नुकसान हो सकता है, 100 रुपए का शेयर कितना बढ़ सकता है, स्काई इज द लिमिट। एग्जैक्टली, हमने देखा है ना 50-50 रुपए वाले शेयर 25-25 हजार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने मंदी की, आप अपनी मंदी की पोजीशन कभी काटेंगे नहीं, शेयर बढ़े जा रहा है, तो नुकसान की कोई लिमिट नहीं है, स्पेशली शॉर्ट सेलर्स के लिए। तो वायदा कारोबार में पहली चीज तो ये कि शॉर्ट सेलिंग करने वाले ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभवी लोगों को क्या लगता है कि अब मौका मिल गया, लाइसेंस मिल गया, एफएनओ में है ना स्टॉक, शॉर्ट कर दीजिए। लेकिन शॉर्ट करना बहुत रिस्की है, और अगर करें तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम नुकसान कितना करना है। इसलिए ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वायदा कारोबार से ही शुरू हुआ है, राइट। ठीक है। तो पहली चीज ये बड़ा रिस्की है। अब रिस्की क्यों है, एक तो ये कि आप मंदी कर रहे हैं और रिस्क ऊपर की तरफ अनलिमिटेड है, लेकिन तेजी करने वालों के लिए भी कोई कम रिस्क नहीं है। क्यों, जब आप 100 शेयर खरीद रही हैं किसी स्टॉक के, लाख रुपए आपने लगाए, गिर के कितना गिर जाएगा, आधा हो जाएगा, 50,000 रुपए के रिस्क है। लेकिन जब आप वायदा कारोबार में वही शेयर 100 शेयर खरीदती है, और समझिए आपने 20% का मार्जिन दिया, यानी कि 1 लाख रुपए के शेयर में आपने 20,000 रुपए दिए, राइट, ठीक है। लेकिन 20,000 रुपए में आपने पोजीशन बनानी 1 लाख रुपए की। अब वो 100 शेयर समझिए 10 रुपए गिर गए, 10% गिरा, तो आपको नुकसान 10,000 रुपए आया। बिल्कुल। आपने लगाया कितना पैसा, 20,000, 20,000 पे 10,000 का नुकसान, कितनी कैपिटल उड़ गई, 50%। राइट, या एग्जैक्टली 50%। आप समझिए, यही अगर आप कैश मार्केट में डिलीवरी लेकर बैठी हैं स्टॉक की, आपने निवेश किया तो आपको नुकसान 10% का अपने निवेश पे। और वायदा कारोबार में आपने जैसे ही पोजीशन बड़ी बनाई, क्योंकि वायदा कारोबार में देखिए मार्जिन पे काम होता है, पूरा पैसा लिया या दिया नहीं जाता, लेकिन जो मुनाफा या नुकसान हो रहा है वो तो पूरे शेयरों पर हो रहा है, राइट। तो 100 शेयर पे 100 रुपए का शेयर 10 रुपए गिर गया तो 10% का नुकसान, और मार्जिन आप दे रही हैं 20%, तो सीधा 50% आपके उड़ गए। लेकिन फिर क्यों करते हैं, हाँ आप यही पूछे ना, क्यों करते हैं, समझिए ये 100 वाला 110 हो गया, तो फायदा कितना होगा, 20 रुपए लगाकर 10 रुपए का फायदा। आप वो हमारे कई सारे कंटेस्ट चलते हैं, आपने देखा होगा ITL और ये, जिसमें हम देखते हैं ना कि व्यूअर्स ने बड़ा पैसा बनाया, 100%, 200%, 400% कैसे बनता है, ऑप्शंस में बनता है। यानी रिस्क भी ज्यादा, घाटा भी ज्यादा, मुनाफा भी ज्यादा, बिल्कुल, प्रॉफिट भी ज्यादा, नुकसान भी ज्यादा। तो ये एक बड़ा रिस्की गेम है। लेकिन ऐसे में वायदा कारोबार में क्या जैसे शेयर बाजार में पहली बार ट्रेड करना है, उससे आप ये रेकमेंड करेंगे या आपको लगता है कि थोड़ा सा वो दूर रहें, देख लें बाजार को, उसके बाद एफएनओ में ट्रेड करें? पहली बार वाले के लिए तो है ही नहीं, राइट, भूल ही जाइए। मतलब कोई कुछ भी कह रहे हैं, भले ही लोग किसी भी एक्सपर्ट को मानते हो या मुझे मानते हो, मुझे रोज सुनते होंगे, मैं रोज एफएनओ के डेटा डिस्कस करता हूँ सुबह, लेकिन मैं बोलूं तब भी मत खरीदिए बेचिए। पहले तो आपको इक्विटी मार्केट, कैश का, डिलीवरी का सिस्टम, खरीदना बेचना, वो सब समझना चाहिए, वो आना बहुत जरूरी है। उसके बाद वायदा कारोबार तो बहुत आगे की चीज है, राइट। और मजे में खिलाड़ियों के लिए बाजार की समझ, पे इन पे आउट की समझ, कैसे पैसा लेना। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने समझिए 20,000 रुपए दे दिए मार्जिन, लेकिन खाली 20,000 रुपए से बात नहीं बनती है। कई बार क्या होता है, अचानक से बड़ी तेज गिरावट हो जाती है स्टॉक में या बाजार में, अचानक से उछाल आ जाता है, आपकी पोजीशन उल्टी तरफ है, बाजार गिर रहा है, आपने तेजी की पोजीशन बना रखी है, और बाजार बढ़ रहा है, आपने मंदी की पोजीशन बना रखी है, तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भरना आएगा, जो हम कहते हैं ना मार्क टू मार्केट लॉस जी। ब्रोकर तो सीधा बोलेगा आपको कि सर आपने तो 100 रुपए में खरीदा, आज ये बंद आया 92 रुपए, तुरंत 8,000 रुपए लाइए। तो आप कहेंगे मैंने तो बोला था आपको, आपने बोला 20,000 रुपए के मार्जिन से काम हो जाएगा। बोला हाँ सर, मार्जिन तो 20 ही ले रहा हूँ,
लेकिन मार्क टू मार्केट जो लॉस आ गया, आज आपका स्टॉक नीचे बंद हुआ, उसका 8,000 का क्या आपको भरना पड़ेगा? नहीं होगा तो दूसरे दिन ब्रोकर आपकी पोजीशन खत्म कर देगा, आपके मार्जिन में से निकाले 8,000, 12,000 का चेक वापस दे देगा, तो आपका लॉस बुक हो गया, आपकी 40% कैपिटल चली गई जो आपने लगाया। बिल्कुल। तो इसलिए वायदा कारोबार बड़ा रिस्की है, और इसलिए वायदा कारोबार में जब आप ट्रेड करें लिक्विडिटी होना जरूरी है। भले आप लीवरेज पोजीशन बना रहे हैं एक तरह से कि कम मार्जिन लेके बड़ी पोजीशन कर रहे हैं, बड़ा मुनाफा या बड़ा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जेब में फिर भी पैसे रहना जरूरी है कि कभी भी किसी भी वक्त मार्जिन की जरूरत पड़ जाए, एक्स्ट्रा मार्जिन की। अच्छा, दूसरा क्या कि एक्सचेंज भी मार्जिन बदलते रहते हैं। ये सब ठीक ठाक चल रहा है, नॉर्मल सा मार्केट है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, ज्यादा ठीक है, रेंज बाउंड बाजार है, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, तो मार्जिन फिक्स है, कोई खास बदलता नहीं। लेकिन अचानक से बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ जाए, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, हमारी वजह से, कोई भी ट्रिगर्स हो सकते हैं, तो फिर एक्सचेंज क्या करते हैं? फिर एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं ताकि सेफ्टी रहे। देखिए, अल्टीमेटली तो एक्सचेंज को सेफ्टी रखनी है मार्केट की, कि अगर मैंने ट्रेड आपके साथ बाइंग का या सेलिंग का किया, एक को प्रॉफिट होगा, एक को नुकसान होगा, एक्सचेंज का तो कोई लेना देना नहीं है। तो भाई एक्सचेंज को इतना इंश्योर करना है कि जिसको नुकसान हो रहा है वो पैसा भरे, जी बिल्कुल, और जिसको फायदा हो रहा है उसको मिले। राइट। तो उसके लिए एक्सचेंज सुटेबल मार्जिन रखेगा, और जब भी एक्सचेंज को लगे कि उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं, और मार्जिन दोनों के लिए बढ़ता है, चाहे आपकी पोजीशन प्रॉफिट की हो चाहे आपकी लॉस की हो, मार्जिन दोनों के लिए। राइट। तो इसलिए मार्जिन आप भले इनिशियली जितना देना है दे दे, लेकिन मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, उसके लिए तैयार है। दूसरा, मार्जिन कभी भी एक्सचेंज बढ़ा सकता है, उसके लिए तैयार है। तो ये दो चीजें ध्यान में बहुत रखनी जरूरी है। साथ ही अपनी रिस्क की क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए। उसका आकलन करना चाहिए। वो तो बहुत ही जरूरी है, वो तो बहुत ही जरूरी है कि मुझे मैक्सिमम नुकसान कितना करना है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आप वायदा कारोबार में ट्रेड करें तो बिना स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ना करें, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी इवेंट्स के पहले बिल्कुल ना करें, क्योंकि इवेंट्स के वक्त बड़ा मूव ऊपर नीचे आ जाता है। होता है। तीसरा, अगर करना ही है तो इवेंट्स के वक्त ऑप्शंस ट्रेड करें, जिसमें हम कहते हैं ना कि प्रीमियम दे दी और ऑप्शन खरीद लिया, तेजी या मंदी का जो भी पोजीशन बनानी है दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। तो उसमें कम से कम आपको पता है कि आपका नुकसान मैक्सिमम कितना होगा, जितनी ऑप्शन आपने दी है, जितनी प्रीमियम आपने दी उस ऑप्शन के लिए, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो कम से कम आपको अपना नुकसान पता है मैक्सिमम, उसमें भी आप चाहें तो पहले निकल सकते हैं, जो भी है, बट आपको नुकसान पता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जिन लोगों को वायदा कारोबार में ट्रेड करना है, दो तीन चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। पॉइंट नंबर 1, पहले आपको कैश मार्केट की ट्रेडिंग पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आप इक्विटी मार्केट में कैश में डिलीवरी खरीदना बेचना ये अच्छे से सीख ले, समझ ले। थोड़ा टाइम ट्रेड करें, साल 6 महीने कैश मार्केट में, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा, पे इन पे आउट कैसे होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, पहला। दूसरा, अब जब आपने मन बना लिया कि भाई आपको लगे कि मैं तैयार हूं अब वायदा कारोबार के लिए, तो शुरुआत कैसे करनी है? इंडेक्स से। बिल्कुल, हाँ। न कि स्टॉक से। ठीक है। निफ्टी फर्ज करें। अब निफ्टी में भी कहां से शुरुआत करेंगे? निफ्टी फ्यूचर से नहीं, शुरुआत ऑप्शन से करिए। ओके। और अगर ऑप्शन समझने में दिक्कत है और होगी, तो फिर अगर निफ्टी फ्यूचर में शुरुआत करें तो बिल्कुल छोटी साइज से, एक लॉट। ओके। शुरुआत करें, छोटे प्रॉफिट के लिए, छोटे लॉस के लिए ट्रेड करें। शुरुआत में कुछ हफ्तों तक आप पैसा बनाने के लिए आज से ट्रेड न करें। ओके। तो फिर सीखने के लिए। ओके। अब ये थोड़ी आपको बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये सही है। हाँ। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आगे कमाने के लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आप ये ना सोचे कि मेरा प्रॉफिट बड़ा बना, आप सिर्फ सीखने के वक्त ये सोचे कि मुझे बड़ा नुकसान नहीं करना है, और प्रॉफिट इस सीखने की प्रोसेस में बन गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल। नहीं बना तो कोई बात नहीं जी। उसके बाद दूसरा तरीका फिर क्या है? ऑप्शंस में ट्रेड करें। क्यों? और ऑप्शन किसके? निफ्टी के ही। ओके। क्यों? निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करने में क्या है? लिक्विड है, आपकी रिस्क प्रीमियम जितनी है, और वो भी खरीदें, ऑप्शन बेचे नहीं। ओके। वो रिस्की हो सकता है, बेचने में रिस्क अनलिमिटेड है। ठीक उसी तरह सी आप ऑप्शन बेच रहे हो, मतलब आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो। ट्रू। और पैसा आपको वही मिल रहा है जितना प्रीमियम है। अब ऑप्शन बेचकर मोटा पैसा कैसे बनाया जा सकता है, आगे के एपिसोड में हम बताएंगे। वो थोड़ा स्किल ट्रेडर्स के लिए, जिन लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। लेकिन हाँ,
शुरुआत में आपको ऑप्शंस खरीद के ट्रेड करना चाहिए, और चाहे पुट ऑप्शन खरीदें, मंदी करनी है तो, तेजी करनी है तो कॉल ऑप्शन खरीदें, ताकि आपको रिस्क अपनी पता है, मुनाफा बन गया अच्छी बात है। और एक बार जब आपको ये पूरी ग्रिप आ जाएगी, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप धुआंधार खेलिए, वायदा कारोबार से बढ़िया कोई जगह नहीं ट्रेडिंग की। बिल्कुल, और पैसा कमाने अगर ट्रेडिंग करनी है तो, ट्रेडिंग करनी है तो FNO से बढ़िया कोई जगह नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आज हमने तमाम जानकारियां दे दी हमारे दर्शकों को। पहला कदम के इस आखिरी पड़ाव में हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप FNO के धुरंधर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। और इसी के साथ पहला कदम के इस एपिसोड में इतना ही। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगले हफ्ते हम लौटेंगे पहला कदम के इस सीजन के आखिरी शो पहला कदम महाकुंभ के साथ, जिसमें हमारे साथ होंगे बाजार और पर्सनल फाइनेंस के दिग्गज एक्सपर्ट्स। आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।